नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसे संघीय मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो इस अनुच्छेद में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और दूसरी बात, राष्ट्रपति अपनी इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति में निहित है। इसके बाद है, यहां पर अधीनस्थ पदाधिकारियों से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से है। अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आइए पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर नजर डालते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में, एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ अनुच्छेद से संबंधित विषय वस्तु दी गई है। तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देने की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य यानी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। इन सभी बातों पर अभी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। बस इतना जानिए कि अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 75 में किए गए हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यवाहियों का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वह राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय माने जाएंगे। मान लीजिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय ले लिया है और बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी निर्णय ले लिया है, बाद में राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, तो इस बात पर विवाद उत्पन्न नहीं किया जाएगा कि इसमें राष्ट्रपति की सहमति थी या फिर नहीं थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वह राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय माने जाएंगे। इसके बाद 78, राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री का दायित्व। अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति मांग सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है कि समय समय पर ऐसी सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराए जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। आइए इन सभी अनुच्छेदों पर डिटेल से चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि
राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था यहां पर अधीनस्थ पदाधिकारी, ये जो अधीनस्थ पदाधिकारी की बात की गई है यहां पर, इसको अनुच्छेद 74 में डिटेल से यहां पर इसकी चर्चा विस्तार से की गई है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद इस प्रकार इसे यदि हम देखें तो सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं और राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, किंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ब्रिटेन के समान संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसके कारण राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद में निहित होती हैं। तो यदि संविधान के दृष्टिकोण से, यदि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। किंतु यदि हम व्यवहार में यदि देखें तो जो भी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं उन समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि काम तेरा नाम मेरा। तो जो भी कार्य होंगे मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाएंगे सब राष्ट्रपति के नाम पर होंगे और ये सारे कार्य प्रधानमंत्री या उस के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद है, दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम पर ही इन शक्तियों का प्रयोग करती है। मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है वह राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय माने जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही इन शक्तियों का प्रयोग करती है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद का गठन। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथे होते हैं उपमंत्री। इन सभी मंत्रियों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर एस हो गया है, इसको थोड़ा सा कट करिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री की शपथ हो जाती है, अपने सहयोगी मंत्रियों से संबंधित लिस्ट राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देते हैं और इसके आधार पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर देते हैं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वतंत्रता नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे जिसको चाहे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर यह राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति नहीं है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। जिस पार्टी को बहुमत मिला होगा उसी पार्टी के नेता को
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने के लिए आहूत करते हैं। इसके बाद आता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है इसका निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। इस पर राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेने के बाद अन्य मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उस सूची को अपनी स्वीकृति दे देता है। यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री का अधिकार है कि किन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है या फिर नहीं बनाना। जितनी सूची प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे देते हैं, राष्ट्रपति उन सभी को मंत्री नियुक्त करते हैं, साथ ही साथ उनके विभागों को भी बंटवारा करते हैं। इसके बाद आता है मंत्रियों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स। किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। किसी व्यक्ति को यदि मंत्री बनना है या फिर प्रधानमंत्री बनना है तो यह आवश्यक होता है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे तो वह लोकसभा का सदस्य हो और चाहे तो राज्यसभा का। किंतु कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य हुए बिना मंत्रिपरिषद का सदस्य बन जा सकता है, उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। यदि वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना होगा। मित्रों, मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वह संसद का सदस्य हो, चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो और या फिर वह राज्यसभा का सदस्य हो। किंतु कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसको भी मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे 6 महीने के अंदर, 6 माह का समय दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर उसको सदस्य बन जाना चाहिए। यदि वह 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बन पाता तो इसके बाद उसको मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण दूं, जिस प्रकार से केंद्र में व्यवस्था है ऐसी ही व्यवस्था राज्यों में भी है। उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो बाद में बने थे, ये विधानसभा के चुनाव लड़े नहीं थे, ना तो यह विधानसभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद के थे। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी किसी के सदस्य नहीं थे और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी विधानमंडल के सदस्य नहीं थे। और जब ये लोग जो है 6 महीने तक मंत्री के रूप में रहे हैं और जैसे ही 6 महीने पूरे हो गए हैं, इसके पहले ही लोगों ने चुनाव जीत लिया है, तब जो है हमेशा हमेशा के लिए मंत्री 5 साल के लोग बने रहे हैं। इसके बाद है ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और वह एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है, उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है, किंतु यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री नियुक्त कर दिया गया है, 6 महीने का समय पूरा हो गया है, अब यह संसद का सदस्य नहीं बन पाया है, तो अब इसको बिना चुनाव के दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। कि कोई सोचे 6 महीने पूरे हो गए हैं, इसके बाद इस्तीफा लगा करके फिर से नियुक्ति कर दिया जाए, फिर 6 महीने पूरे हो जाए तो फिर जो है फिर 6 महीने के लिए नियुक्ति किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केवल एक बार 6 महीने के लिए मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। इसके बाद मंत्रियों के प्रकार। मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, कहीं कहीं किताबों में 3 प्रकार के मंत्री भी दिया रहता है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथा है
उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। तो जो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं वो उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, महत्वपूर्ण विभाग इन लोगों को सौंपे जाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री, यह कैबिनेट मंत्री के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनको अलग से विभाग दे दिया जाता है, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री दो प्रकार के हुए, एक राज्य मंत्री, इनको विभाग अलग से नहीं दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए होते हैं। हर कैबिनेट मंत्री को एक एक राज्य मंत्री दे दिया जाता है जो उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। लेकिन कुछ राज्य मंत्रियों को अलग से एक विभाग दे दिया जाता है और उसका संचालन वह करता है। इसके बाद राज्य मंत्री के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है, इनको कोई अलग से विभाग नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के, अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के 4 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं तथा केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट ही संपूर्ण शासन सत्ता का संचालन करता है और जब भी बैठक होती है, कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, सभी प्रकार के मंत्रियों की शायद ही कभी कोई बैठक हो पाती हो। जब भी कोई महत्वपूर्ण बात होती है, कोई भी कार्य होता है, प्रधानमंत्री जी को कोई भी निर्णय लेना होता है, तो कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है, जिसको कहते हैं मंत्रिमंडल। कैबिनेट भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है, यही सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, जबकि महत्व की दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल बड़ी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, जबकि महत्व की दृष्टिकोण से, क्योंकि सारे निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं, इसलिए महत्व की दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद एक बड़ा चक्र है और मंत्रिमंडल इस बड़े चक्र के अंदर एक छोटा चक्र है। तो ये हो गया मंत्रिपरिषद, क्या हो गया, मंत्रिपरिषद। इसमें क्या है, सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। और ये अंदर छोटा सा ये क्या है, मंत्रिमंडल, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल द्वारा ही समस्त निर्णयों को लिया जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं था, कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में इसे जोड़ा गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 में ही आपको मंत्रिमंडल मिलेगा और कहीं भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद है मंत्रियों का शपथ। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वर्तनी सुधार करिएगा, राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यहाँ पर 2 प्रकार की शपथ है, एक पद की, अपने पद की शपथ, और दूसरी है गोपनीयता की शपथ। तो प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री, सभी को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति। वह शपथ लेता है कि, कोई भी मंत्री शपथ लेता है कि
पहले पद की शपथ की बात करते हैं। पहला, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा। ये 2 शपथ मंत्री के द्वारा ली जाती हैं। इसके बाद है गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ में क्या है? मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से कहता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ये संविधान की भाषा है। इसको संक्षेप में आप समझिए कि मंत्रिमंडल द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, मंत्री द्वारा कभी भी किसी एक व्यक्ति से या अन्य व्यक्तियों से उन निर्णयों को प्रकट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के सभी भी निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। जैसे नोटबंदी का निर्णय लेना है, तो ऐसा नहीं कि नोटबंदी का निर्णय लेना है तो अपने सभी मित्रों से कह दो कि भाई अपनी ब्लैक को आप जो है व्हाइट कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो भी निर्णय होंगे उनको जो है गोपनीय रखा जाएगा। इसके बाद आता है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास हो। लोकसभा में विश्वास नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद अपने पद पर नहीं रह पाएगी। इसलिए मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह तभी तक अपने पद पर रहेगी जब तक उसको लोकसभा में विश्वास है। इसके बाद वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक सामान्यतः 5 वर्ष तक अपने पद पर बनी रहती है। यदि पूर्ण बहुमत की सरकार है, जैसे वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित है क्योंकि लोकसभा 5 साल पूरी चलनी है। तो मंत्रिपरिषद का 5 साल पूरे बने रहेगी। यदि मान लीजिए खंडित जनादेश मिलता है और एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, कई पार्टियों को मिला करके सरकार चल रही होती है और आपसी मतभेद, गठबंधन में मतभेद उत्पन्न हो जाता है और वहाँ पर कोई पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है, वहीं से मंत्रिपरिषद का कार्यकाल खत्म हो जाता है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, पूरा मंत्रिपरिषद तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रधानमंत्री है और उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं, तो जो मंत्रिपरिषद कार्य कर रही होती है वह भी अस्तित्व में नहीं रहती। फिर नए प्रधानमंत्री जब नियुक्त किए जाते हैं तभी पूरा मंत्रिपरिषद तैयार किया जाता है। वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बनी रह सकती है। इसके बाद है मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछे मंत्रियों का कार्यकाल कितना है तो आप कह दो 5 वर्ष, सब गड़बड़ हो जाएगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक खुश है तब तक वह अपने पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तो वह अपने पद पर नहीं रहेंगे। सैद्धांतिक रूप से यही बात संविधान में कही गई है। किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री या उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति तब तक मंत्रिपरिषद से नहीं हटा सकते हैं जब तक प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी संतुति न दी जाए। प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से किसी मंत्री को पद से हटाने की सिफारिश करता है। जब प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं
तभी राष्ट्रपति द्वारा उस मंत्री को पद से हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, इसको आप नोट रखेंगे। इसके बाद बात आती है मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो लोकसभा की कुल संख्या अभी तक हुआ करती थी 543 सदस्यों का चुनाव होता था और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते थे, किंतु अब आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनीत किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। अब जो है, अभी तक 82 मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नियुक्त किए जाते थे, लेकिन अब जो है जब आप नया कैलकुलेशन करेंगे तो अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 81 मंत्रियों को ही नियुक्त किया जा सकता है। यहां पर आपको लोकसभा की सदस्य संख्या 543 का 15% आपको निकालना है। कुछ पॉइंट में आएगा, उससे मतलब नहीं है, किंतु 81 मंत्री जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके बाद है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ऐसे ही अगर राज्य विधानमंडल की बात की जाए तो राज्यों की जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व के विषय में लॉर्ड मार्ले ने कहा है, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, मंत्री, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसको आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। तो यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और पूरी मंत्रिपरिषद को पद से हटना पड़ता है। तो जब तक मंत्रिपरिषद के सदस्य कार्य करते हैं, एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, एक मंत्री के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, न कि एक मंत्री को। तो सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं और एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होना यानी पूरी मंत्रिपरिषद, पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होना माना जाता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं सभी एक स्वर में लिए जाते हैं। यदि कोई मंत्री किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की
कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक इकाई के रूप में कार्य करती है। सामान्यतः कैबिनेट की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, किंतु प्रधानमंत्री जब चाहे कैबिनेट बुला सकते हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक शायद ही कभी हो पाती हो। जब भी बैठक होती है कैबिनेट की होती है, कैबिनेट मंत्रियों के समूह की होती है, जिसको मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। और मंत्रिपरिषद की ओर से संपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। इसके बाद है संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं हो पाती है। मंत्रिपरिषद की ओर से कैबिनेट ही हर मामले पर निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल द्वारा सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। जो भी निर्णय लिया जाता है वह एक मत से लिया जाता है। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री इस निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। उदाहरण के रूप में यदि लिया जाए तो सर्वप्रथम 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने तथा इसके बाद डॉक्टर जान मथाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा श्री देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णयों में मतभेद होने के कारण इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। अब आता है मंत्रिपरिषद का महत्व। संसदीय शासन प्रणाली में शासन सत्ता का केंद्र बिंदु मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट होती है। ब्रिटेन के समान भारत में भी संसदीय शासन को अपनाया गया है। इसलिए ब्रिटिश कैबिनेट के संबंध में जो भी बातें कही गई हैं वह सभी बातें भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती हैं। तो आइए देखते हैं ब्रिटिश संसद के संबंध में कौन सी बातें कही गई हैं। जो ब्रिटिश कैबिनेट के संबंध में जो भी बातें कही गई हैं वह सभी भारतीय मंत्रिपरिषद के संबंध में भी महत्वपूर्ण है। ग्लैडस्टोन ने कहा है कैबिनेट सूर्य के समान है। कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। तो कैबिनेट यहाँ पर सूर्य जैसे आप देखते हो सौरमंडल में सूर्य केंद्रीय स्थिति में होता है और इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कैबिनेट होती है और कैबिनेट सूर्य के समान है और चारों तरफ अन्य निकाय यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण कथन है आइवर जेनिंग्स का। इन्होंने कहा कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करती है। इसे कह सकते हैं कैबिनेट भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यह भारतीय सरकार को एकता प्रदान करती है। तो मित्रों यह थी केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को एक बार आप संक्षिप्त में देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आपको याद रखना है। यहाँ पर आप अनुच्छेद 53 याद रखेंगे। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बाद अनुच्छेद 74 जरूर याद रखेंगे क्योंकि अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद इसमें अनुच्छेद 75 महत्वपूर्ण है क्योंकि 75 में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके बाद अनुच्छेद 78 याद रखेंगे, राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री के दायित्व। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। मंत्रियों की योग्यताएं आप जान रहे हैं कि किसी व्यक्ति को यदि मंत्री बनाना है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है, किंतु कोई ऐसा व्यक्ति
जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है उसे 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर उसको संसद की सदस्यता लेनी होगी और यदि नहीं ले पाता तो उसको त्यागपत्र देना होता है। इसके बाद मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट किसे कहते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है और सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इसके बाद किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352(2) में इसको जो है रखा गया है। इसके बाद मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ पर सुधारिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास हो। इसके बाद मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। इसके बाद मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या याद रखिएगा, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व में आप याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।